ये जो इंडिया है ना, ये अपनी 7 बेटियों में से एक मणिपुर को शायद भूल गया है, जिसने दशकों से हिंसा ही हिंसा देखी है। कुकी और मेती लोगों के बीच हुए हाल के संघर्ष में 70 से ज्यादा लोग मारे गए हैं। इससे पहले भी मणिपुर ने मेतीस को नागास के खिलाफ खड़ा देखा है, नागास की ग्रेटर नागालैंड की मांग को लेकर। फिर मणिपुर के पहाड़ी क्षेत्रों के दावों को लेकर नागास और कुकीज भी भिड़ चुके हैं और सालों से मेती, कुकी और नागा विद्रोहियों ने सेल्फ रूल और ऑटोनॉमी के मुद्दे पर देश की सेना, सेंट्रल फोर्सेस और स्टेट पुलिस को निशाने पर लिया है। मणिपुर ने कठोर आर्म्ड फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट यानी एफ्स्पा का खामियाजा भी भुगता है, जिसने अक्सर सुरक्षा बलों को निर्दोष लोगों को निशाना बनाते हुए देखा। यानी सभी ने मणिपुर में की हिंसा की हिस्ट्री में कुछ रोल प्ले किया है। इसीलिए ब्लेम गेम खेलने के बजाय सभी स्टेक होल्डर्स यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार, अलग समुदाय के लीडर्स, मिलिटेंट ग्रुप्स, सभी को इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि मणिपुर के लिए आगे क्या। लेकिन पहले समझते हैं कि शांति कितनी जरूरी है और कैसे हिंसा ने मणिपुर की प्रगति को नुकसान पहुंचाया है। मैं मणिपुर की तुलना उसकी दक्षिण बहन और पड़ोसी मिजोरम से करने की छूट ले रहा हूं। पर कैपिटा इनकम हर मणिपुरी नागरिक औसतन 7,300 रुपए प्रति महीना कमाता है। वहीं औसत मिजो नागरिक 12,000 रुपए कमाता है, जो राष्ट्रीय औसत के बराबर है। जबकि मिजोरम की सिर्फ 9.8% आबादी गरीबी रेखा से नीचे है, वहीं मणिपुर में यह आंकड़ा 36.9% है, जो इसे नॉर्थ ईस्ट में सबसे गरीब राज्य बनाता है। हेल्थ, जहां मिजोरम में हर 1 लाख नागरिकों के लिए 226 अस्पताल के बेड्स हैं, वहीं मणिपुर में केवल 72 हैं। नॉर्थ ईस्ट में सबसे कम। और जहां मिजोरम में साक्षरता दर 91.6% है, तो मणिपुर में 79.8% है। अब मणिपुर और मिजोरम दोनों राज्यों में 1960 के दशक से उग्रवाद शुरू हुआ था। मिजोरम में मिजो नेशनल फ्रंट और मणिपुर में कई ग्रुप्स, जिसमें यूएनएलएफ सबसे पावरफुल थी। लेकिन जहां 1986 में मिजो समझौते ने मिजोरम में शांति कायम की, मणिपुर में हिंसा बंद नहीं हुई और इसीलिए ये पीछे फिसलता रहा, जैसा कि आंकड़े बताते हैं। ये आंकड़े मणिपुर की एक और समस्या को भी दर्शाते हैं, विकास की कमी यानी अवसरों की कमी। व्यापार में, उद्योग में, खेती में, नौकरियों में, हर क्षेत्र में। जबकि मणिपुर के हर समुदाय में आकांक्षाएं और अपेक्षाएं बड़ी हैं, लेकिन चूंकि इन आकांक्षाओं को पूरा नहीं किया गया है, नेता, कम्युनिटी लीडर्स, मिलिटेंट ग्रुप्स, इन सब ने पुराने मुद्दों को उखाड़ा है, विभाजनकारी मुद्दों का फायदा उठाया है और नफरत और हिंसा को हावी होने दिया है। और समस्या की असली जड़ हर बार भुला दी गई है। मणिपुर में भी कुछ मुद्दों को हिंसा के कारणों के रूप में परोसा जा रहा है। उदाहरण के लिए एसटी या अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिए जाने की मेती मांग पर जो बहस हो रही है। अब किसी समुदाय का पिछड़ापन या उनका मूल स्थान में स्थित होना कौन सी बात एसटी स्टेटस को निर्धारित करती है, इस बहस का हल लगभग नहीं किया जा सकता। इंडियन एक्सप्रेस के लिए लिखते हुए संजीव बरुआ कहते हैं कि भारत में करीब 1000 समुदाय हैं जो एसटी स्टेटस का दर्जा चाहते हैं, लेकिन हकीकत में उनमें से ज्यादातर लोग बस विकास, अवसर और सुशासन का इंतजार करते करते थक चुके हैं और इसलिए वो अपनी जिंदगी को बेहतर करने के लिए एसटी आरक्षण पर जोर देने की कोशिश कर रहे हैं। मणिपुर में हर समुदाय क्या चाहता है? एक अच्छी जिंदगी। लेकिन उसके बजाय हम उन्हें बस एक दूसरे को दोष देने और लड़ने पर मजबूर कर रहे हैं। एक और डर यह है कि मेती कुकी संघर्ष सांप्रदायिक रंग ले सकता है, भले ही धर्म समस्या की जड़ ना हो। इसका कुछ सबूत हाल की हिंसा में दिख चुका है। एक तरफ कुकी चर्चों को निशाना बनाया गया है, तो दूसरी तरफ मेती मंदिरों पर भी हमला किया गया है। मणिपुर की बीजेपी सरकार ने यह भी कहा है कि वो मणिपुर में नागरिकों के राष्ट्रीय रजिस्टर यानी एनआरसी को लागू करने के लिए तैयार है, ताकि म्यांमार से इल्लीगल इमिग्रेंट्स पर नजर रखी जा सके। इसे भी एक पहाड़ी आदिवासी विरोधी कदम के रूप में देखा जा रहा है, क्योंकि मणिपुर के कुकी, नागा और चीन आदिवासी, जो अधिकांश क्रिश्चियन हैं, सदियों से म्यांमार इंडिया सीमा के दोनों तरफ रहते आए हैं।
हम उम्मीद कर सकते हैं कि सीएम बीरेन्द्र सिंह सांप्रदायिक एंगल का फायदा ना उठाएं, लेकिन दुर्भाग्य से कई बीजेपी शासित राज्यों में यूपी, एमपी, गुजरात, आसाम, कर्नाटक, महाराष्ट्र यहां सांप्रदायिक राजनीति देखी गई है। चाहे वो बुलडोजर राज, लव जिहाद विरोधी कानून या सीएए और एनआरसी के रूप में हो, या क्रिश्चियन सभाओं और चर्चों को निशाना बनाना हो, या फिर सो कॉल्ड धर्म संसदों में नफरती भाषण का दिया जाना हो। साथ ही साथ माइनॉरिटीज का सामाजिक और आर्थिक बहिष्कार की बात भी की जा रही है। मणिपुर का चुनावी गणित बीजेपी को ऐसा करने के लिए और भी लुभा सकता है। मणिपुर की 60 विधानसभा सीटों में से 40 मेती बहुल इम्फाल घाटी में है। ऐसे में सीएम बीरेन्द्र सिंह मेती मांगों को प्राथमिकता देकर खुद को मेती के नायक के रूप में स्थापित करने की चाह रख सकते हैं। आज मणिपुर में मेती और कुकी दोनों ही रिलीफ कैंप्स में फंसे हुए हैं। उनका जीवन सालों पीछे चला गया है। इन नष्ट हुए घरों के मलबे में यह बताना नामुमकिन है कि कौन सा घर कुकी और कौन सा मेती घर है। हम बस इतना जानते हैं कि दोनों समुदाय के लोगों ने चोट खाई है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा, ये जो इंडिया है ना, ये नॉर्थ ईस्ट की अपनी 7 बेटियों में से एक को भूल गया है। निश्चित रूप से मणिपुर के लोग इससे बेहतर डिजर्व करते हैं।